Hello students, I am Sonal Sharma and this is the chapter number 3, Glimpses of the Past. In the last video we have seen the 4 parts: the martyrs, the company's conquest, British rule and about Ram Mohan Roy. So now in this video हम देखेंगे कि 5th part, ऑपरेशन. ऑपरेशन यानी कि सप्रेस करना, किसी चीज़ को प्रेशर में लाना, दबाना, उनके साथ उनका शोषण करना. सो ब्रिटिशर्स ने 1765 टू 1835 के बीच में क्या किया इंडिया के साथ, वो इस पार्ट में है. बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू अप्रेस इंडियंस. अप्रेस इंडियन यानी इंडियंस को परेशान करते रहे, उन्होंने परेशान करना चालू रखा. इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन एक्ट 3. अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट. अब ये रेगुलेशन एक्ट जो था उन्होंने पास किया था, एक लॉ पास किया था. ये ऐसा लॉ था जिसके अंदर विदाउट एनी ट्रायल, सिर्फ उनको शक के बेस पे, डाउट के बेस पे वो लोग इंडियंस को पकड़ लेते थे और उनको जेल में डाल देते थे. ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस. मतलब कि उस टाइम पे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ पे जॉब करके बड़ी सैलरीज ले रहे थे, बहुत सैलरीज ले रहे थे. इसके अलावा वो साइड में बिजनेस भी करते थे और बिजनेस करके भी कमा रहे थे. यानी इन शॉर्ट कि वो इंडिया को पूरी तरह से लूट रहे थे. बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया. अब देखो, ब्रिटेन जो था उसने अपने वहाँ से जो मैन्युफैक्चर गुड्स थे, 7 करोड़ का मैन्युफैक्चर गुड्स तो जब वो इंडिया में उसने एक्सपोर्ट किया था, यानी इंडिया में लाकर बेचा था. द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगैन टू डाइन. मतलब कि जो ब्रिटिश कंपनी थी वो इंडिया को लूट रही थी पूरी तरह से, और लूट रही थी उस वजह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो ख़त्म होती जा रही थी. गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम. अब यहाँ पे बताया है कि जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल बेंटिक थे उन्होंने रिपोर्ट की ब्रिटिश गवर्नमेंट को. अब ये लाइन को समझना, द बॉन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया. अब देखो, कॉटन जो था ना वो एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता था जो वो लोग इंग्लैंड भेजते थे. तो यहाँ पे बताया द बॉन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, यानी कि जो फार्मर्स हैं उनकी ऐसी हालत हो गई है काम कर करके कि बिल्कुल हड्डियाँ दिखने लग गई है. वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया. ब्लीचिंग यानी वाइट करना. प्लेन्स ऑफ इंडिया यानी जो फार्म्स है, फील्ड्स है, उसे कॉटन उगाकर पूरा वाइट कर रहे हैं, क्योंकि कॉटन के जो फ्लावर होते हैं ना वो वाइट होते हैं. इन शॉर्ट यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो लोग फार्मर से इतना काम करवा रहे हैं कि उन्हें कॉटन उगाने पर मजबूर कर रहे हैं. तो हर जगह कॉटन ही कॉटन के क्रॉप्स हो रहे हैं. देखो यहाँ आप देख सकते हो फार्मर्स कितने गरीब है, पुअर है, उनकी फैमिलीज कितनी पुअर है, बच्चे देखो कितने माल न्यूट्रिशन हो रहा है उनका. दैट मीन्स कि बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करते थे वो लोग, ब्रिटिशर्स जो थे. नाउ द 6th पार्ट, डिससेटिस्फेक्शन. डिससेटिस्फेक्शन यानी कि असंतुष्टि होना. एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत. अब उस टाइम पे इंडिया में जो एजुकेशन चलता था वो पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज में चलता था. इन 1835 अ इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉली सजेस्टेड अ चेंज. अब जो इंग्लिश मैन थे, ब्रिटिशर्स थे, उनमें एक मैकॉली नाम के पर्सन थे. उन्होंने एक आइडिया सजेस्ट किया, एक सजेशन दिया. वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज. उन्होंने बोला कि यहाँ के जो नेटिव्स इंडियंस हैं उन्हें हमें इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए. तो दूसरे पर्सन बोल रहे आई एग्री कि हाँ सही है. अब उनका ये, उसके पीछे का इंटेंशन क्या था इंग्लिश सिखाने का, ताकि उनका जो कम्युनिकेशन हुए वो इजी हो जाए. इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. अब देखो, अब इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन जो इंट्रोड्यूस किया उसकी वजह से इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स. क्लर्क जो होते थे, मुनीम जो कहा जाता है, वो क्लर्क की जो जॉब थी वो ब्रिटिशर्स एक तरह से दान में देते थे इंडियंस को. इससे अच्छी पोस्ट नहीं देते थे, सिर्फ लोअर पोस्ट ही देते थे. बट इंसिडेंटली, लेकिन उसका एक और फ़ायदा ये हुआ कि इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. कि पढ़ने की वजह से एक इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी लोग
ज़्यादा होने लगे। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमें हमारे भाइयों को पढ़ाना चाहिए। अब अनदर पर्सन कहते हैं एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और उनकी कंडीशन एजुकेशन देके उनकी जो कंडीशंस है उसे सुधारना चाहिए। देन थर्ड पर्सन सेज फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इसके लिए हमें हमारे जो दुख है, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, वो सारी ब्रिटिश पार्लियामेंट में बतानी होगी। अब ये सोच रहे हैं कि हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे तो उसकी वजह से सॉल्यूशंस आएंगे। By 1856 the British had conquered the whole of India। देखो हमने लास्ट जब मैप में देखा था तो येलो पार्ट कितना ज़्यादा था, लेकिन अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो येलो पार्ट है बिल्कुल कम हो गया है और पिंक वाला पार्ट है वो बहुत बढ़ गया है। दैट मीन्स कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे एरियाज में अपना कंट्रोल कर लिया था। द केयर्ड लिटल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस की ज़रूरतों को बहुत कम ध्यान में रखते थे, ध्यान में ही नहीं रखते थे। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे जो राजा हैं वो सिर्फ एक कठपुतली बन के रह गए, पपेट्स यानी कठपुतली, कठपुतली बन के रह गए हैं ब्रिटिशर्स के हाथ की। और वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब, हमें भी हमारे काम से हाथ धोना पड़ रहा है। एंड लैंड्स, ये बोलते हैं हाँ, और ज़मीन भी खोनी पड़ रही है। ज़मीन क्यों खोनी पड़ रही है? क्योंकि उनको हैवी टैक्स भरना पड़ता था। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, ये कहते हैं कि वो हमारे भाइयों को कन्वर्ट कर रहे हैं, हिंदू से क्रिश्चियन बना रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। अब ये है, उन्हें थोड़ा गुस्सा आता है कि तुम सिर्फ बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ करो कि जिनसे हम हमारी कंट्री से ब्रिटिशर्स को भगा सके। अब 7th पार्ट है द स्पार्क्स। स्पार्क्स यानी कि कुछ ऐसा होना कि जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को मतलब परेशानी हो जाए, ट्रबलसम। 1855 to 57 टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स, जो फार्मर्स थे उनको ये टैक्सेस, जो हैवी टैक्सेस थे वो बर्बाद कर रहे थे। इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डेस्परेट। अब ये बंगाल में जो संथाल जाति थी उन्होंने अपनी जो ज़मीन थी, लैंड जो थी, वो लैंड रूल्स बनने की वजह से वो अपनी ज़मीन खोते जा रहे थे, तो उसकी वजह से वो बहुत अग्रेसिव हो रहे थे, गुस्से में आ रहे थे। इन 1855 दे रोज इन रेबेलियन एंड मसाड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। 1855 में क्या हुआ कि उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो एक रेबेलियन बन गए, विरोधी बन गए, और मसाड यानी बहुत सारे यूरोपियंस को मारने लगे, यूरोपियंस और उनके सपोर्टर्स को मारने लगे, हत्या करने लगे उनकी। देखो आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। अब ये डिसकंटेंस अराइज हुआ था, मतलब कि ये जो डिससेटिस्फेक्शन है वो ईस्ट इंडियन कंपनी में जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके बीच में भी होने लगा। अब यहाँ पे देखो, द वाइट सोल्जर गेट्स यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स, कि जो वाइट सोल्जर है उन्हें बहुत सारी सैलरी मिलती है, रहने के लिए घर मिलता है, उनको नौकर मिलते हैं। वाइल वी गेट पिटेंस एंड सो प्रमोशंस, स्लो प्रमोशंस। अब यहाँ पे इंडियन जो सोल्जर है बोल रहे हैं कि जबकि हमें तो जैसे दान में या भीख में सैलरी मिलती ऐसे मिल रही है, और प्रमोशन भी बहुत कम हो रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट अवर रिलीजन, कि अंग्रेज हमें कहते हैं कि सी क्रॉस करो, बाहर जाओ, लेकिन ये तो हमारे धर्म के अगेंस्ट है। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, ये बोलते हैं कि टोपी वाले है कौन जो हमारे इतने पुराने रीति रिवाजों को हटाना चाहते हैं। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ मंगल पांडे। देखो ये सोच रहे हैं वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, कि हमें अंग्रेज को हमारी कंट्री से निकालना ही पड़ेगा। सिपोई मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एक्सिक्यूटेड। अब यहाँ पे बताया कि मंगल पांडे ने एक अंग्रेज ऑफिसर्स, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन पे अटैक किया था, उन्हें मार दिया, तो उसके बदले में उन्हें फांसी की सज़ा हुई थी। Thousands of other sepoys revolted. They were stripped of their uniforms, humiliated and put in irons। मतलब कि बहुत सारे हजारों सिपोइस से, सोल्जर्स से, जिन्होंने रिवॉल्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट,
तो उनकी वर्दी उतार दी गई और उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया गया और जेल में डाल दिया गया। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. कुछ ऐसे ब्रिटिशर्स थे जो समझते थे इंडियन कस्टम को और लोगों के माइंड को, लेकिन बहुत कम थे ऐसे। नाउ हियर लिसन हियर। ओह प्राउड ब्राह्मीण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। अब यहाँ पे बोल रहे हैं ओ प्राउड ब्राह्मीण, ओ घमंडी ब्राह्मीण, क्या तुम जानते हो कि जो बुलेट होती है उसको तुम मुंह से खींच के उसकी जो ऊपर का कवर निकालते हो वो किस चीज़ की बनी है? एक्चुअली वो काऊ और पिग के फैट की बनी हुई है, काऊ और पिग के मांस की बनी हुई है। तो ये बोलते हैं व्हाट, क्या? द वाइट मैन है डिसीव्ड अस टू। अब ये मुस्लिम भाई बोल रहे हैं कि हाँ ये ब्रिटिशर्स ने हमें भी धोखा दिया है, क्योंकि जो काऊ होती, काऊ का जो मांस होता है वो हिंदू के लिए मतलब कि वो मुंह नहीं लगाते हैं, खाते नहीं हैं, और मुस्लिम्स जो होते हैं वो पिग जो सुअर होता है उसका मांस नहीं खाते। तो दोनों ही धर्म के इंसानों के लिए ये चीज़ें बहुत खराब थी। सुन चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज। अब यहाँ पे चपाती जो थी, रोटी जो थी, उसको एक सिंबल माना गया था और विलेज टू विलेज उसे भेजा जाता था और कहा जाता था, ये एक सिंबल था कि जो एम्परर्स है वो अपने राज्य वापस लेना चाहते हैं। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। जब वो चपाती एक्सेप्ट कर लेते थे विलेज के लोग, तो उसका मतलब ये होता था कि उस विलेज के लोग उस राजा के साथ हो गए हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमोंग इंडियन सोल्जर्स। अब यहाँ पे जैसे एक चपाती को सिंबल माना गया था, ऐसे ही जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके बीच में लोटस जो कमल का फूल है उसे सर्कुलेटेड किया गया। डेड टू द फॉरेनर्स, उसका मीनिंग क्या होता था कि फॉरेनर्स को मार दो। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियोट्स। पैट्रियोट्स यानी जो ये देशभक्त थे, उनको वहाँ के लोग हर तरह की हेल्प देते, रहने की जगह भी देते थे, खाना भी देते थे, हर तरह से हेल्प करते थे। नाउ द 8th पार्ट, रिवोल्ट 1857। आप हिस्ट्री में इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, मिरुट या फिर मेरठ जो यूपी में है। तो सबसे पहले वहाँ स्टार्ट हुआ था ये आउटब्रेक, यानी कि एक रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। देखो ब्रिटिशर्स को मारा जा रहा है। द सिपॉयज मार्च टू दिल्ली। सारे जो सिपॉयज थे, सोल्जर्स थे, वो दिल्ली की तरफ गए। लॉन्ग लीव अवर एम्परर बहादुर शाह। अब ये जो बहादुर शाह जफर थे, लास्ट मुगल एम्परर थे, तो उनके फेवर में सब बोल रहे हैं कि लॉन्ग लीव अवर एम्परर बहादुर शाह। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर। अब रेबेलियन हर तरफ फैल गए थे। रेबेलियन यानी कि ये जो लड़ाई कर रहे थे अंग्रेजों के अगेंस्ट। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सॉर। बहुत सारे ऐसे जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, जिन्होंने ब्रिटिशर्स की वजह से अपनी सारी ज़मीनें खो दी थी। वो लोग भी गुस्से में थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो ब्रिटिशर्स का रूलिंग पावर ये ख़त्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम आपकी हेल्प करेंगे। देन द 9th पार्ट, द फाइट फॉर फ्रीडम। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। जो ये बेगम हजरत महल थी, ये लेडी थी, बट फिर भी इन्होंने फाइट की थी, उन्हें भी गुस्सा आ रहा था। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने मेरा किंगडम, राज्य छीन लिया। दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर। और उन्होंने भी ये जो फ्रीडम फाइट थी उसको ज्वाइन कर लिया। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल। अब ये मौलवी जो थे, मौलवी अहमदुल्ला जो थे, उन्होंने लोगों से क्या कहा? राइज ब्रदर्स राइज, जागो भाइयों जागो, द अंग्रेज इज रूइनिंग अवर लैंड। जो ये ब्रिटिशर्स है वो हमारी ज़मीन को हथिया रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या तोपे। अब ये अजीमुल्ला खान जो है वो तात्या तोपे से कहते हैं, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कि इस इंडिपेंडेंस की लड़ाई में जो पेशवा नाना साहेब है उन्हें हमें लीडर बनाना चाहिए। द पैट्रियोट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश।
एंड फोर्ट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया। जो पैट्रियोट्स थे, देशभक्त थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपने सिकंजे में ले लिया और बहुत खतरनाक लड़ाई स्टार्ट कर दी उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब यहाँ पे 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। जब उनको उनकी कलाई में, हाथ में जब गोली लगी तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ को काट के गंगा नदी में बहा दिया और क्या कहा, मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, कि माँ गंगा ये मेरी आखिरी जो सेवा है तुम्हारे लिए है। ऐसा करके उन्होंने अपने हाथ को काट दिया। सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।